हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोशियो पॉइंट। दिस इज़ योर मोहिनी मैम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम सोशल फैक्ट पढ़ने जा रहे हैं, सामाजिक तथ्य, जो कि इमाइल दरखाइम का टॉपिक है। इनको दुर्खीम भी बोलते हैं। और एक ऑल अबाउट इमाइल दरखाइम मैंने बनाया है वीडियो। ऑल अबाउट इमाइल दरखाइम उसका नाम है, तो आप लोग उसको ज़रूर देख लीजिएगा। उससे इनके बारे में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, एक दिमाग में चीज़ों का बैकग्राउंड होना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब आप उस वीडियो को देख लोगे तो इनके लिए आपके दिमाग में एक बैकग्राउंड तैयार हो जाएगा। उसके बाद आगे की चीज़ों को पढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगा। जैसा कि लास्ट वीडियो में बताया था, इन्होंने सोशियोलॉजी की अपब्रिंगिंग करने का एक तरीके से काम किया। ऑगस्ट कॉन्त के सारे कामों को आगे बढ़ाने का काम दुर्खीम ने किया। तो सोशल फैक्ट इनकी बहुत महान देन है। आज हम लोग इनके सोशल फैक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, क्या होता है सोशल फैक्ट वो जानेंगे, और टाइप्स ऑफ सोशल फैक्ट पढ़ेंगे, और सोशल फैक्ट की स्टडी करने के मेथड क्या क्या हैं, वो सारी चीज़ें आज इस वीडियो में कवर होंगी। चलिए, तो सोशल फैक्ट क्या है उसको जानने से पहले हम ये जानते हैं कि सोशल फैक्ट क्यों है, उसको सोशियोलॉजी में लाया ही क्यों गया, है ना। देखिए, सोशियोलॉजी के, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में ये भी बताया था कि ये पहले शैक्षणिक समाजशास्त्री हैं, जो एक जिन्होंने मतलब इन्हें प्रोफेसर के तौर पर नियुक्त किया गया, है ना। ये पहले शैक्षणिक प्रोफेसर के रूप में जाने जाते हैं, फर्स्ट एकेडमिक प्रोफेसर इन सोशियोलॉजी, है ना। तो मतलब ये, इससे दिमाग लगाओ आप कि शुरुआती दौर की बातें हैं। देखो, उस समय बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी इस बात को लेकर के कि हम सोशियोलॉजी में क्या क्या चीज़ों को पढ़ेंगे, किन किन चीज़ों को पढ़ेंगे, है ना। क्योंकि समाज से जुड़ी काफ़ी चीज़ों को हम अदर सब्जेक्ट्स में भी पढ़ते हैं। तो ऐसा हम सोशियोलॉजी में क्या पढ़ने वाले हैं जिससे हमें समाजशास्त्र नाम के एक विषय की ज़रूरत पड़ जाए, क्योंकि हम वैसे ही बहुत सारी चीज़ें जो कि सोसाइटी की हैं वो अदर सब्जेक्ट्स में पढ़ रहे हैं, तो अलग से इसकी ज़रूरत क्या है ना। और फिर इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, बहुत बड़ा सवाल था, है ना। तो उसी सवाल का जवाब था सोशल फैक्ट। देखिए, उस समय ज़रूरत थी कि हम सोशियोलॉजी में स्पेसिफिक चीज़ की स्टडी करें, मतलब एक विशिष्ट विषय वस्तु होनी चाहिए, एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए सोशियोलॉजी में, तभी उसको लेजिटिमाइज़ किया जाएगा, तभी मतलब सोशियोलॉजी को वैध रूप मिल पाएगा, वरना सोशियोलॉजी आ ही नहीं पाएगा जब उसके अंदर पता ही नहीं है कि क्या पढ़ना है। तो ज़रूरत क्या थी कि उसके अंदर एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर आए, यानी कि एक विशिष्ट विषय वस्तु आए। इसके अलावा उसके अंदर हम हर एक इंसान को डिस्क्राइब करने की बजाय एक जनरल टाइप को आइडेंटिफाई कर सकें, है ना। यानी कि एक सामान्य प्रकार क्या है उसको डिस्क्राइब करें, ना कि हर एक पर्सन की चीज़ों को डिस्क्राइब करें। अगर हम पर्सन टू पर्सन चले जाएंगे तब तो ये साइकोलॉजी वाले भी कर रहे हैं, है ना। तो एक ऐसी चीज़ जिसका एम हो कि वो जनरल टाइप की तरफ जाए, एक ऐसा रूल निकाले जो सब पे लागू होता हो, ना कि एक एक इंडिविजुअल पे आप स्टडी कर रहे हो, है ना। और इसके अलावा एक ऐसी चीज़ जिसको हम ऑब्जेक्टिव हो करके चीज़ों उसको स्टडी कर सकें, मतलब जिसमें हम अपने फीलिंग्स और इमोशंस ना अटैच करें, फिर उसकी स्टडी करें। जबकि सोसाइटी में तो सब हर चीज़ ऐसी है जिसमें इंसान है और हम उसमें जा कर के काम करेंगे, वो भी इंसान है, हम भी इंसान है, तो फीलिंग्स आएंगी ही आएंगी। वही बहुत बड़ा एक चैलेंज था कि ऐसी चीज़ हो, एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसका हम जिसकी ऑब्जर्वेशन हम ऑब्जेक्टिव हो करके करें, जिससे हमें रियलिटी पता चले। ये नहीं कि हमारे हिसाब से कोई सिद्धांत निकले, क्योंकि हमने उसमें अपने हिसाब से फीलिंग्स इमोशंस लगाए हैं, तो उसके हिसाब से लॉज बन करके सामने आए, है ना। एक ऐसे लॉज बने जो हर एक इंडिविजुअल या एक छोटे ग्रुप पर लागू ना हो, बल्कि एक जनरल प्रिंसिपल निकल करके आए या जनरल लॉ निकल करके आए,
है ना। और उसको हम ऐसे मेथड का इस्तेमाल करके स्टडी कर सकें जो कि साइंटिफिक हो, जबकि समाज तो ऐसा है जो हर वक्त बदलता रहता है ना। और समाज के लोग तो जीवित है, और जो हम साइंस में पढ़ते हैं वो तो निर्जीव हैं। तो हम कैसे उन मेथड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो नेचुरल साइंस वाले या प्राकृतिक विज्ञान वाले इस्तेमाल करते हैं मेथड, वो कैसे कर सकते हैं। तो इन्हीं सब चैलेंजेस का सॉल्यूशन निकल करके आया क्या, सोशल फैक्ट, है ना। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इमाइल दुर्कheim का। इनकी वजह से सोशियोलॉजी साइंटिफिक बन पाया, लेजिटिमाइज हो पाया, है ना। तो चलिए हम जानते हैं कि क्या है सोशल फैक्ट। सोशल फैक्ट से रिलेटेड बुक आप देख रहे हैं, लिखी हुई है क्या, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड। इसी में इन्होंने बताया कि सोशल फैक्ट होगा समाजशास्त्र में, उसकी जो सब्जेक्ट मैटर होगा, उसका जो विषय वस्तु होगा, वो क्या होगा, सोशल फैक्ट। तो अभी तक जितना बताया उस हिसाब से आप कह सकते हो कि ये जो सोशल फैक्ट है या सामाजिक तथ्य है, ये समाजशास्त्र के अध्ययन की वास्तविक विषय वस्तु है। यानी कि सोशियोलॉजी में हम जिन चीज़ों की स्टडी करेंगे उसका सब्जेक्ट मैटर है ना। अब सवाल आता है कि व्हाट इज़ सोशल फैक्ट। तो सोशल फैक्ट इमाइल दुर्कheim ने कहा कि हम उन सभी चीज़ों को सोशल फैक्ट के अंदर लेकर के आएंगे जो सोसाइटी में हैं, और हम उनका ऑब्जेक्टिव होकर के स्टडी कर सकते हैं। यानी कि जो भी चीज़ें सोसाइटी में हैं और हम उनका वस्तुनिष्ठ होकर के अध्ययन कर सकते हैं। मतलब सोशल फैक्ट में हम जिन चीज़ों की स्टडी करेंगे उसको एक थिंग की तरह देखेंगे, एक वस्तु की तरह, बहुत इम्पॉर्टेंट, एक थिंग की तरह देखेंगे, एक वस्तु की तरह चीज़ों को देखेंगे और फिर उसकी स्टडी करेंगे। इसको हम कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव होकर के स्टडी करना। और अगर आपको मालूम ना हो कि ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि जहाँ पर हम अपने फीलिंग्स, इमोशंस को अटैच ना करें, फिर किसी चीज़ के बारे में ऑब्जर्वेशन करें, तो वो होता है कि हम ऑब्जेक्टिव होकर के स्टडी कर रहे हैं या वस्तुनिष्ठ होकर के हम स्टडी कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं क्लियर डेफिनेशन, जो कि इमाइल दुर्कheim की बुक द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, जो ऊपर किताब आपकी लिखी हुई थी, उसी की लाइंस हैं ये, उसी में ये डेफिनेशन लिखी हुई है सोशल फैक्ट की। सोशल फैक्ट इज़ अ फेज ऑफ बिहेवियर, ब्रैकेट में लिखा हुआ है थिंकिंग, फीलिंग और एक्टिंग। मतलब कोई भी बिहेवियर हो सकता है आपका, इवन थिंकिंग भी हो सकता है, फीलिंग भी हो सकता है और एक्टिंग भी हो सकता है, बट which can objectively be observed and has a coercive or compelling nature, है ना। सामाजिक तथ्य व्यवहार करने, उसके बाद ब्रैकेट में होगा, यहाँ से ब्रैकेट होगा, विचार करने, कॉमा अनुभव करने या क्रिया करने का वह पक्ष है जिसका वस्तुनिष्ठ रूप से अवलोकन किया जा सके तथा जिसकी प्रकृति दबावकारी या बाध्यतामूलक होती है ना। अभी मैंने जो आपको ऑब्जेक्टिव होकर के स्टडी करने वाली बात बताई उसको दिमाग में रखिए, अगर ये डेफिनेशन पूरी नहीं समझ में आई है तो। जब हम अभी नेक्स्ट इसका क्या करने जा रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने जा रहे हैं, उसमें आपको जब कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ोगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी डेफिनेशन की, है ना। ये आप नोट कर सकते हो डेफिनेशन। उसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल फैक्ट। देखिए अब आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने जा रहे हो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल फैक्ट। तो इसको, इन चारों पॉइंट्स को समझने से पहले कहीं कहीं पर आपको ये भी बता देती हूँ, बुक्स में 2 पॉइंट्स भी लिखे होते हैं, कहीं कहीं 3 पॉइंट्स भी मिल जाते हैं आपको, कहीं कहीं सारे मिल जाएंगे। तो मतलब वैसे 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। अब इनको समझने से पहले आप एग्जाम्पल्स जान लो कि सोशल फैक्ट की एग्जाम्पल जो भी सोसाइटी में चीज़ें हैं, फैमिली हो गया, रिलीजन, स्टेट, इवन ट्रैफिक रूल्स, मैरिज, कुछ भी हो सकता है सोशल फैक्ट। और जो स्टडी करके दिखाया जिस सोशल फैक्ट की इमाइल दुर्कheim में, वो क्या थी, क्या लिखा हुआ है, सुसाइड, है ना।
इवन सुसाइड कैन बी अ सोशल फैक्ट। मतलब सोसाइटी की हर एक चीज़ जिसका हम ऑब्जेक्टिव होकर के स्टडी कर सकते हैं, एवरीथिंग इज सोशल फैक्ट। ठीक है, तो सोचो अगर जो फैमिली है वो किसने बनाई? हमने बनाई। रिलीजन किसने बनाया? हमने। स्टेट हमने। ट्रैफिक रूल्स भी हमने। मैरिज एक अगर इंस्टीट्यूशन माने तो हमने, है ना? सब कुछ हमने ही बनाया है। हमने बनाया, बट अब वो हमसे ऊपर हो गया है ना? चीज़ें अभी समझोगे। चलो, एग्जाम्पल्स आपको पता चल गए कि ये सारी चीज़ें हैं सोशल फैक्ट। अब हम देखते हैं एक्सटीरियोरिटी या बाह्यता क्या होता है। सोशल फैक्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है बाह्यता या एक्सटीरियोरिटी। तो इमाइल दुर्कheim कहते हैं जो सोशल फैक्ट होते हैं वो एक्सटीरियर होते हैं, यानी कि हमसे बाहर होते हैं। मतलब जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लो, ट्रैफिक रूल्स। इमाइल दुर्कheim का कहना है वैसे तो ये ट्रैफिक रूल्स हमने ही बनाए हैं, है ना? धीरे धीरे करके चीज़ें डेवलप हुई, एक एक करके नियम बने होंगे और धीरे धीरे करके हमने पूरा एक ट्रैफिक रूल बना लिया, है ना? सोचो शुरुआती दौर में अगर ट्रैफिक रूल्स कोई बना रहा होगा तो एक दो लोग या तीन चार लोग या सोसाइटी के थोड़े थोड़े लोगों ने मिल करके बनाया होगा, है ना? कि इसी साइड चलना है, इस साइड से वापस आना है, या इस तरीके का यहाँ पे पार्क करना है, या रेड लाइट हो तो रुक जाना है, जेब्रा क्रॉसिंग वगैरह वगैरह। मतलब बहुत सारे लोगों ने इसमें थोड़ा थोड़ा अपना कंट्रीब्यूशन दिया होगा। फिर सबने जब मिल करके इसको बना दिया, यानी कि हमारे सामने जब आ गया कि हाँ इसको हम ट्रैफिक रूल कहते हैं, और अभी भी देखो ऐड होते रहते हैं ट्रैफिक रूल्स में, नए नए रूल्स ऐड होते रहते हैं, है ना? तो कहने का मतलब अगर हम इसको एज अ सोशल फैक्ट कहें तो ये हमसे बाहर होते हैं। मतलब बनाए तो हम ही सब ने मिल करके हैं, बट अब ये रूल्स पूरी सोसाइटी को कंट्रोल करने का काम करता है ना? यानी कि हमसे अब ये बाहर हो गया है, हमसे स्वतंत्र हो चुका है ना? तो कहने का मतलब बहुत सारे लोगों ने, मतलब सोसाइटी के बहुत सारे लोगों ने अब इसको क्या किया है कि एक्सेप्ट कर लिया है कि ट्रैफिक रूल्स हैं ये, इनको अगर फॉलो नहीं किया तो ये मतलब एक अपराध होगा, आपने अगर ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं किया, है ना? तो कहने का मतलब अब ये जो ट्रैफिक रूल्स हैं ये फ्री हो गए हमसे, अब हम इनको कुछ नहीं कर सकते, अब ये जो करना है ये लोग, ये ट्रैफिक रूल्स करेंगे, है ना? यानी कि ये हमसे अब बाहर हो गए, हमसे एक्सटीरियर हो गए हैं। जैसे मैरिज को ले लो, मैरिज कुछ ही लोगों ने शुरुआती दौर में मिल करके बनाई होगी, है ना? कहा होगा कि अगर दो कपल को साथ में रहना है, दो लोगों को, तो क्या होगा, उनको मैरिज करने के बाद ही साथ में रह सकते हैं। ठीक है, अब लोगों ने ही मिल करके बनाया है, बट अब इस मैरिज के लिए लोगों के अंदर इतनी कॉन्शियसनेस हो गई है। वर्ड क्या है? कॉन्शियसनेस, या लोगों के अंदर इसके प्रति क्या हो गई है, चेतना पैदा हो गई है। सब लोग जान गए हैं कि मैरिज ही एकमात्र तरीका है जिससे एक मेल और फीमेल साथ में रहेंगे। ठीक है, तो यानी कि सबकी जब कॉन्शियसनेस हो गई एक साथ, है ना, इसके लिए सबके अंदर चेतना आ गई, तो क्या हुआ, शुरुआत में तो चलो अगर लोग नहीं भी कर रहे होंगे धीरे धीरे, है ना, बट काफ़ी टाइम बाद ये डेवलप हुआ जब अगर मैरिज, तो अब क्योंकि सभी लोग इसको मानने लगे हैं तो इसलिए क्या है, सब में एक मत हो गया है, सब यूनानिमस हो गए हैं कि हाँ मैरिज ही एकमात्र तरीका है जिससे लोग अपना परिवार बना सकते हैं। तो मैरिज के लिए लोगों में चेतना है, ट्रैफिक रूल्स के लिए लोगों में चेतना है, स्टेट है, स्टेट में जो अधिकारी हैं जैसे जैसे भी स्टेट कहेगा वैसे हमें करना पड़ेगा। तो मतलब सब लोग मान रहे हैं ना, तो क्या है, ये एक टाइप की कॉन्शियसनेस है सबके अंदर। इसीलिए अब ये जो सोशल फैक्ट है ये हमसे बाहर हो चुके हैं, हम इन पे कंट्रोल नहीं करते बल्कि ये हमें कंट्रोल करते हैं। फिर क्या है नेक्स्ट पॉइंट, बाध्यता या कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट या बाध्यता का मतलब हुआ कि ये हमारे विचारों, कैसे हम विचार करें, है ना, किस तरीके से विचार करें, इसको भी ये लोग कंट्रोल करने लगे। कौन? सोशल फैक्ट, है ना। जैसे मान लो कि मैरिज है
है ना? तो मैरिज इंस्टीट्यूशन के कोई खिलाफ नहीं जा सकता, सोसाइटी में कोई भी ये नहीं कह सकता कि नहीं हम बिना मैरिज के ही साथ में रहेंगे, है ना? मान इंडियन सोसाइटी की बात कर लें, है ना? आप सोच रहे होगे कि कहीं और रहते होंगे, है ना? तो हाँ, मान लो किसी एक रिलीजन की बात कर लो, उस रिलीजन के अंदर लोगों ने कहा कि बिना मैरिज के साथ में नहीं रह सकते एक मेल और फीमेल। तो कहने का मतलब कि ये अब इतने पावरफुल हो गए हैं कि हम इनके खिलाफ जा कर के काम कर ही नहीं सकते। इवन हमारी सोच भी इन्हीं के अकॉर्डिंग हो गई है ना? हम अपनी फ्यूचर प्लानिंग भी इसी अकॉर्डिंग करते हैं कि हमें इस एज में मैरिज करनी है, इस एज तक हमें ये करना है, वो करना है ना? तो ये सारी चीज़ें क्या है, सोसाइटी ने डिसाइड कर दी, वो सोशल फैक्ट बन गए। अब हम उनके खिलाफ जा कर के काम कर ही नहीं रहे, है ना? तो एक तो सारे लोग कॉन्शियस हैं उसके लिए। अब कॉन्शियस तो है, लेकिन वो हम सबकी कॉन्शियसनेस से भी ज़्यादा पावरफुल हो गया है। जैसे रिलीजन के खिलाफ कोई बोल सकता है किसी के? बिल्कुल नहीं, है ना? जिस जिस रिलीजन में जो कहा गया है वो ही लोग फॉलो करते हैं, है ना? उस रिलीजन के लोग। तो कहने का मतलब इनमें बाध्यता का गुण होता है, कॉन्स्ट्रेंट होते हैं ये। फिर तीसरा क्या है, जनरलिटी या सामान्यता। तो इमाइल दरखाइम कहते हैं कि सोशल फैक्ट जनरल होते हैं, सामान्यता उनमें पाई जाती है ना? उनमें जनरलिटी पाई जाती है। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि एक इंसान मैरिज के लिए क्या सोचता है, उसके मन में मैरिज के लिए क्या फीलिंग है ना? इससे एक एक रिसर्चर को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। मैरिज इज़ मैरिज। मैरिज में जो रूल हैं वो एज इट इज़ रहेंगे। हर एक इंसान उसके बारे में क्या सोचता है, कोई उसको उसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मैरिज हर जगह पाई जाती है और लगभग सभी लोग उसको उसी तरीके से स्वीकार करते हैं और उसके खिलाफ जाना कोई भी बर्दाश्त नहीं करता है। जैसे ट्रैफिक रूल्स हैं, है ना? सभी कोई भी ट्रैफिक रूल्स के खिलाफ कभी सोचता है? नहीं। हर एक इंसान सोचता है कि मैं इस साइड चलूँगा, रोड पे वापस आते वक्त इस साइड चलूँगा, है ना? तो ये एक जनरल होता है, सब सामान्य होता है, मतलब हर जगह पाया जाने वाला होता है ना? हर एक इंसान सेम मैनर में सोचते हैं इसी जनरलिटी की वजह से, क्योंकि सोशल फैक्ट में जनरलिटी पाई जाती है, ठीक है? फिर होता है इंडिपेंडेंट या स्वतंत्रता। ये जो सोशल फैक्ट होते हैं ये स्वतंत्र होते हैं। इंडिविजुअल से स्वतंत्र होने, इनका मतलब है कि इंडिविजुअल से स्वतंत्र होना, मतलब एक एक पर्सन अगर सोसाइटी का कोई है तो वो सोशल फैक्ट के लिए वो कुछ भी नहीं कर सकता, वो उसको चेंज नहीं कर सकता, है ना? वो जो सोशल फैक्ट है वो इंडिपेंडेंट है, आप उसको कुछ भी उसमें चेंजेस नहीं ला सकते हो, बल्कि आपको उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, सोशल फैक्ट फ्री हैं, आप फ्री नहीं हो, है ना? उसके बाद आता है आपका टाइप्स ऑफ सोशल फैक्ट। टाइप्स ऑफ सोशल फैक्ट में 2 टाइप्स के सोशल फैक्ट बताए इमाइल दरखाइम ने। एक है नॉर्मल सोशल फैक्ट जिसको सामान्य सामाजिक तथ्य कहते हैं, दूसरा है पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट जिसको हम व्याधिकीय सामाजिक तथ्य कहते हैं। सामान्य सामाजिक तथ्य जो होते हैं वो सोसाइटी का ऑर्डर मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है? जब भी हमें कोई सोशल फैक्ट किसी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में नॉर्मल रेट से मिलता है तो वो क्या होता है, नॉर्मल सोशल फैक्ट होता है। हिंदी में अगर मैं कहूँ कि कोई भी सामाजिक तथ्य जब किसी एक निश्चित समय अवधि में एक सामान्य दर से होता हुआ मिलता है तो वो नॉर्मल सोशल फैक्ट या सामान्य सामाजिक तथ्य होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम सुसाइड को ले लें तो सुसाइड वो जो इमाइल दरखाई में वो कहते हैं कि कोई भी बुराई नहीं है सुसाइड होना सोसाइटी में, वो एक नॉर्मल सोशल फैक्ट है। लेकिन अगर वो नॉर्मल रेट से हो रहा है तो अगर किसी सोसाइटी में सुसाइड बहुत ज़्यादा नॉर्मल रेट से ज़्यादा रेट में होने लगे तो वो क्या हो जाएंगे, पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट। लेकिन अगर नॉर्मल रेट में हो रहे हैं तो वो क्या है, नॉर्मल सोशल फैक्ट। अगर क्राइम्स हो रहे हैं सोसाइटी में और वो क्राइम नॉर्मल रेट पे हो रहा है तो वो सोसाइटी के लिए इमाइल दरखाइम कहते हैं कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट ही है। वो भी सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है ताकि आगे आने वाली जनरेशन देखती रहे कि हाँ
ये जो लोग करते हैं ये एक क्राइम है, इसको नहीं करना चाहिए, इसके लिए दंड मिलता है, लोगों को याद आता रहेगा, ठीक है। तो मेंटेनिंग सोशल, ये इमाइल दरखाइम का मानना है कि ये नॉर्मल सोशल फैक्ट होता है। और पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट कब होगा? जब वो ही एबनॉर्मल रेट से होने लगे, और एबनॉर्मल रेट में होकर के सोसाइटी के एक बड़े पार्ट को कुछ हार्म पहुंचाए, तो ये क्या है? पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ना कि अगर कोई चीज़ हो रहा है, कोई क्राइम भी हो रहा है, तो एक नॉर्मल सी चीज़ है इमाइल दरखाइम के हिसाब से, है ना। वो इसके लिए एक एग्जाम्पल भी देते हैं। जैसे आपने अगर सुकरात का एग्जाम्पल पढ़ा होगा कि एथेंस में सुकरात जो थे, उन्होंने एथेंस के कानूनों के खिलाफ युवाओं में जागरूकता पैदा करने का काम किया था। वो अपने हिसाब से तो जागरूकता पैदा कर रहे थे, लेकिन वो जो वहाँ का स्टेट था, एथेंस जो था, उसने कहा कि ये देशद्रोही है, क्योंकि ये क्या कर रहा है? हमारे खिलाफ लोगों को भड़का रहा है। तो इसके लिए क्या हुआ? सुकरात को सज़ा मिली, उसको मृत्युदंड मिला, है ना। तो सुकरात ने तो काम सही किया था, लेकिन फिर भी उसको मृत्युदंड मिला, उसको सज़ा मिली, है ना। तो कहते हैं इमाइल दरखाइम ये तो क्या है? नॉर्मल सोशल फैक्ट है। देखो, अब उसी से वो कहते हैं कि फ़ायदा हुआ ना, कि इससे क्या हुआ? लोगों के अंदर और ज़्यादा चेतना आई। उन्होंने कहा कि भाई इन्होंने तो हमें बड़ी अच्छी बात बताई, तो उसको मृत्युदंड क्यों दे दिया गया? तो इसके लिए फिर लोगों ने मिल कर के आवाज़ उठाई, और फिर इमाइल दरखाइम कहते हैं कि उसकी वजह से ही आज क्या है, लोगों को वहाँ पे व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिल गई है। आज वहाँ के लोग खुश हैं, है ना। तो इस हिसाब से तो उसको जो दंड मिला सुकरात को, वो दंड, और उसने जो अपराध किया एक तरीके से स्टेट के लिए, है ना, तो वो लोगों के लिए अच्छा साबित हुआ, और एथेंस में एक नई मोरालिटी डेवलप हुई, एक नई नैतिकता का विकास हुआ, एक नया समाज बन गया, है ना। तो कहते हैं कि इस तरीके से अपराध को तो हम नॉर्मल सोशल फैक्ट कहेंगे, लेकिन अगर वो नॉर्मल रेट में हो रहा हो तभी, और वो समाज को डिस्ट्रॉय ना कर रहा हो, है ना, पूरे समाज को मतलब खराब ना कर रहा हो। देखो, इसके बाद लास्ट है ये कि रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड में ही उन्होंने ये रूल्स भी बताए कि सोशल फैक्ट को स्टडी करने के लिए कौन से रूल हम फॉलो करेंगे, सामाजिक तथ्यों के अध्ययन के लिए कौन से नियम हम मतलब फॉलो करेंगे, ठीक है। पॉजिटिव मेथोडोलॉजी भी कहा इन्होंने, ये इसीलिए पॉजिटिविस्टिक भी कहे जाते हैं। प्रत्यक्षवादी पद्धति शास्त्र भी कहा इसको, इसीलिए इन्हें प्रत्यक्षवादी भी कहा जाता है ना। तो देखो, वो कहते हैं कि अगर आपको सोशल फैक्ट की स्टडी करनी है तो क्या होगा, क्या करना होगा? चीज़ों की स्टडी के लिए आपको ऑब्जर्वेशन करना होगा, यानी कि अवलोकन करना होगा। और अवलोकन भी नॉर्मली नहीं करना होगा, आपको वस्तुनिष्ठ होकर के करना होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन करना होगा, यानी कि वस्तुनिष्ठ अवलोकन करना होगा। जैसे कि आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया कि चीज़ों को हम जब वस्तु की तरह देखते हैं, एक थिंग की तरह देखते हैं, तो वो अवलोकन हमारा फिर क्या हो जाएगा? वस्तुनिष्ठ हो जाएगा, ठीक है। और साथ में उसमें हमें कोई भी फीलिंग्स, इमोशंस अटैच नहीं करने हैं अपने, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम अवलोकन के अंदर बताएंगे कि फीलिंग्स, इमोशंस अटैच नहीं करनी है, एक चीज़ को एक सोशल फैक्ट को एक चीज़ की तरह, एक वस्तु की तरह, एक थिंग की तरह देखना है, ठीक है। उसके बाद क्लासिफिकेशन का रूल क्या है, वर्गीकरण का नियम क्या है, कि आपको चीज़ों को एक जनरली चीज़ों को क्लासिफाई करना होगा एक जनरल वे में, है ना। एक सामान्य तौर पर उसका सामान्यीकरण निकालना होगा, उसके बाद उसको वर्गीकृत करना होगा। कहने का मतलब आपको उसमें हर एक इंडिविजुअल की क्या थिंकिंग है उससे कोई मतलब नहीं होगा, बल्कि पूरी सोसाइटी में इन जनरल चीज़ क्या पाई जाती है उससे मतलब होगा आपको। अब जैसे कहा जाता है हिंदू धर्म में कि आप 25 साल में गृहस्थ आश्रम आपका शुरू हो जाना चाहिए, है ना। तो ये रूल है ना। अब सब लोग तो 25 साल में अपनी शादी कर नहीं देते, है ना। तो कहने का मतलब इन जनरल तो यही माना जाएगा ना कि यहाँ पर जो मैरिज की एज है वो अबाउट 25 ईयर्स है। तो कहने का मतलब हर एक इंडिविजुअल से हमें मतलब नहीं है, क्लासीफाई हमें इन जनरल वे में करना होगा। उसके बाद एक्सपेरिमेंट या सर्च ऑफ कॉज एंड फंक्शन या कार्य कारण संबंध की खोज कैसे करनी है।
कहने का मतलब कि सोसाइटी में जो भी चीज़ें हैं, मतलब सोशल फैक्ट्स, उसको हमें बहुत लॉजिकल वे में स्टडी करनी होगी, है ना? अगर मान लो सोसाइटी में कोई घटना घटती है, कोई फिनोमिना होता है, तो हमें क्या करना होगा? उसके कॉजेज़ को ढूँढना पड़ेगा, उसके हिस्टोरिकल एस्पेक्ट को भी स्टडी करनी पड़ेगी, है ना? और उसका सोसाइटी में क्या-क्या फ़ंक्शन है ना? ये सारी चीज़ें स्टडी करनी पड़ेंगी। और अगर कोई घटना घटती है, तो ये सारी चीज़ें जब हम स्टडी कर लेते हैं तो वो क्यों घटी, है ना? तो वो पता चल जाएगा, है ना? तो मतलब कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप हमें ढूँढना होता है इसमें, है ना? कॉज एंड फंक्शन, है ना? कि चीज़ क्यों होती है ये, और चीज़ जब हो गई तो उसका सोसाइटी में क्या रेलेवेंस है, वो सोसाइटी में कौन सा फंक्शन कर रही है, कौन सा प्रकार्य कर रही है जिसकी वजह से वो अभी भी है ना? तो ये चीज़ है। उसके बाद है आपका एक्सप्लेनेशन और थ्योराइजेशन। सैद्धांतिकरण के क्या नियम है? अगर किसी सामाजिक तथ्य को पढ़ रहे हैं तो उसका सैद्धांतिकरण कैसे करेंगे? थ्योराइजेशन या एक्सप्लेनेशन में भी वही सारी चीज़ें हैं कि आपको सोसाइटी में एक जनरल लॉ लेकर के आना है ना? सोशल फैक्ट की ऐसी स्टडी करनी है जिसमें ऐसा सिद्धांत निकल कर के सामने आए जो एक बड़ी जनसंख्या पर लागू हो सके, है ना? ठीक है? इसको आप ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसको जैसे मैंने इसके अंदर की चीज़ें बताई हैं, आप उनको भी बता सकते हो कैरेक्टरिस्टिक में। जैसे कि मैं आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताती हूँ, नोट कर लीजिएगा। सामाजिक तथ्यों पर वस्तु के रूप में विचार किया जाए। सोशल फैक्ट्स बी कंसीडर्ड एज थिंग्स, है ना? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इसी में बता सकते हो आप, रूल्स ऑफ स्टडिंग सोशल फैक्ट में। फिर सेकंड पॉइंट है, पूर्व धारणाओं का उन्मूलन किया जाए। प्री कॉन्सेप्शंस बी इरेडिकेटेड। ठीक है, आपके अंदर जो प्री कॉन्सेप्शंस है उसको इरेडिकेट करो, है ना? मतलब आप इसमें इमोशंस, फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स अपने नहीं लाओगे, वही है। प्री कॉन्सेप्शंस में भी वही है कि आपने अगर किसी चीज़ के प्रति कोई धारणा बनाई है तो उसको निकाल दो, क्योंकि आपको बिल्कुल थिंग की तरह चीज़ सोशल फैक्ट को देखना है ना। तो ये सब पॉइंट्स है। थर्ड पॉइंट आपका है भावनाओं का उन्मूलन या इरेडिकेशन ऑफ सेंटिमेंट्स। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है आपका बाह्य विशेषताओं की परिभाषा करना, डिफाइनिंग द एक्सटर्नल फीचर्स। फिफ्थ पॉइंट है आपका सामाजिक तथ्य व्यक्तिगत तथ्यों से स्वतंत्र हो। सोशल फैक्ट भी इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिविजुअल फैक्ट्स, है ना? जो अभी मैंने बताया कि हर एक इंसान क्या सोचता है उससे आपको मतलब नहीं है। सिक्स्थ पॉइंट है आपका तथ्यों का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स में आप ये भी बता सकते हो कि चीज़ों को आपको एक सिस्टमैटिक तरीके से स्टडी करनी होगी। चीज़ों के बारे में जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं वो बहुत बिखरी हुई होती हैं, आपको क्या करना होगा, एक साथ समेटना होगा और चीज़ों को कंपैरेटिव वे में स्टडी करके रियलिटी को जानना होगा, है ना? चीज़ों की तुलना करके आप चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हो ना, तो वो सारी चीज़ें, ठीक है। और चीज़ों को ऑब्जेक्टिव होकर के स्टडी करना है, ये सारी चीज़ें। फिर सेवन पॉइंट है आपका कारण तथा प्रकार्य की खोज, सर्च ऑफ कॉज एंड फंक्शन, है ना? तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं आपके जो आप और इसमें ऐड कर सकते हो, या फिर इन्हीं पॉइंट्स को इसके अंदर आप डिस्क्राइब कर सकते हो जो मैंने पॉइंट्स बताए आपको। देखिए बातें थोड़ी सी ही हैं, आप उसको कितने हेडिंग्स में बना दो वो तो आपके ऊपर है ना? वैसे बातें तो बहुत थोड़ी सी हैं, आपको पता चल गया कि चीज़ों की कैसे स्टडी करनी है। बेसिकली यही है कि आपको इमोशंस अटैच नहीं करने हैं अपने चीज़ों को, सोशल फैक्ट को एक चीज़ की तरह देखना है। हर एक इंसान से उसका क्या कनेक्शन है हमें वो जानने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि पूरी सोसाइटी का क्या कॉन्शियसनेस है उसके लिए वो जानने की ज़रूरत है। यही सारी चीज़ें हैं। अगर कुछ भी अगर आपको नहीं समझ में आया है तो कमेंट करिएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर एक मैं क्वेश्चन कर रही हूँ उसका मुझे कमेंट में जवाब चाहिए कि इन्होंने सोशल रियलिज्म किससे प्रभावित होकर के दिया? सोशल
सोशल रियलिज़्म या सामाजिक यथार्थवाद की जो सिद्धांत दिया वो किससे प्रभावित होकर के दिया? और इसका जवाब पिछले वाले वीडियो में है ना? वो पिछला वाला वीडियो जो ऑल अबाउट इमाइल दरखाई में, उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। ठीक है? मुझे इसका जवाब चाहिए कमेंट सेक्शन में। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।